अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स इन कंटिन्यूएशन टू व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। तो बहुत क्विकली आई जस्ट वांट टू स्किम थ्रू द स्लाइड्स जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी कि हमने क्या काम किया हुआ है इससे पहले। वी वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें जो स्टडी की हैं उनमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेल्ड मटेरियल के इलेक्ट्रोड का अगर कोई मुझे कोड पता हो तो वी कैन लुक फॉर इट्स प्रॉपर्टीज़। वी टॉक्ड अबाउट द परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड्स, और ये टेबल हमें पता है कि अप्लीकेबल होता है वेल्ड के ऊपर भी और बेस मेंबर्स के ऊपर भी। देन वी टॉक्ड अबाउट अलाउबल लोड फॉर वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो दिस इज अ डिज़ाइन चार्ट। इसमें अगर आपको वेल्ड का इलेक्ट्रोड कोड पता हो और तो वी कैन फाइंड आउट कि कितनी अलाउबल पर यूनिट फोर्स होती है द फंक्शन ऑफ द वेल्ड साइज, और डिफरेंट वेल्ड साइज के लिए अलाउबल पर यूनिट फोर्स इसमें मेंशन की हुई थी विच वी कैन यूज टू फाइंड आउट वेदर हमारी फोर्स कहीं हमारे करंट वेल्डिंग की अलाउबल से एक्सीड तो नहीं कर रही, या फिर वी कैन फाइंड आउट कि मुझे कितना वेल्ड का साइज़ की लेंथ चाहिए टू एक्चुअली सपोर्ट अ सर्टन अमाउंट ऑफ लोड। और उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसी वहीं पर करके देखे थे लास्ट लेक्चर में विच आर शोन हेयर। यू कैन विजिट you can rewatch the last lecture to revise this thing. We also talked about के वेल्ड साइज कितना होना चाहिए डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। we did a few numericals। तो हमने एक न्यूमेरिकल देखा था जिसमें बेंडिंग हो रही थी, जिसमें टेंशन हो रही थी पैरेलल फिलेट वेल्ड के केस में, और इसके लिए we looked at whether the weld was satisfactory and whether the member which is attached here, whether this is sufficiently strong to withstand this force। ये भी हमने काम किया था और we did this in a number of ways। इसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। देन वी टॉक्ड अबाउट कि जो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी विजिबल हैं, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे आ रहे हैं। तो दे आर कमिंग फ्रॉम वन मैसेज स्ट्रेस, और वन मैसेज स्ट्रेस के लिए भी सेट के फॉर द केसेस जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा होता है, दैट नॉर्मल स्ट्रेस अगर एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है दैट बिकम्स अ वन मैसेज स्ट्रेस, और अगर आपके पास शेयर स्ट्रेस होता है तो यू एक्चुअली हैव टू कैलकुलेट द वन मैसेज स्ट्रेस। और दोनों केसेस के लिए वी कैलकुलेटेड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड वी सेट के बिकॉज इन ऊपर वाले सारे केसेस में क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ ही आ रही है और आप शेयर स्ट्रेंथ को वन मैसेज स्ट्रेस से रेशो ले रहे हैं तो शेयर स्ट्रेंथ कैंसल्स आउट एंड यू गेट अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बट शेयर के केस में आपके अलाउबल स्ट्रेस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का फंक्शन है, तो यू कांट एक्चुअली गेट दिस थिंग सॉल्व्ड। तो आपको मटेरियल स्पेसिफाई करना पड़ता है पहले। तो देयर इज़ अ जनरल फार्मूला अवेलेबल टू अस जो किसी भी शेयर के केस में अप्लाई हो सकता है, और डिज़ाइन चार्ट के लिए हमारे पास दो तरह के फार्मूले अवेलेबल हैं, जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस के लिए हमारे न्यूमेरिकल फिक्स्ड बेसिकली हमारे पास फैक्टर सेफ्टी होता है, और जो शेयर के लिए हमारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जब मटेरियल स्पेसिफाई होगा तो यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ फिक्स हो जाएगी, उसके बाद हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता चलेगा। तो वी डेड अनदर न्यूमेरिकल, इस केस में बेंडिंग हो रही थी सिस्टम की, बिकॉज जो हमारी वेल्डिंग जो हमारी वेल्ड की प्लेन है दैट इज़ प्लेन एक्सिल इनटू बेसिकली इनटू द स्क्रीन, और जो हमारी ये जो बॉडी है जिसके अंदर डिफॉर्मेशन होगी हमारी स्क्रीन की प्लेन के अंदर दैट इज़ द प्लेन वाई जेड। तो ये दोनों क्योंकि नॉर्मल है तो ये बेंडिंग का केस है। अगर ये सेम प्लेन में आपकी वेल्डिंग भी होती है और सेम प्लेन में डिफॉर्मेशन भी होती है देन इट्स अ केस ऑफ टॉर्जन। तो दिस इज़ अ बेंडिंग केस। इसको हमने सॉल्व किया था एंड आफ्टर दिस वी बेसिकली स्टॉप्ड। तो टुडे व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन। 3 न्यूमेरिकल हमने देखने हैं। 2 न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल हैं जस्ट टू बिल्ड अवर कॉन्सेप्ट्स अ लिटिल बिट, और तीसरा न्यूमेरिकल बेसिकली थोड़ा डिटेल में हम करेंगे टू सी कि वो टॉर्जन का केस होगा और उसमें हमें चेक करना पड़ेगा वेदर हाउ मच फोर्स बेसिकली वी कैन सपोर्ट इन आवर सिस्टम। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी नीड टू डू। एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स इस चैप्टर की अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि उन्होंने प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं एंड दे आर ग्रुप टुगेदर। सो फॉर एग्जांपल दिस केस एक ही क्वेश्चन है, 4 डिफरेंट डाटा सेट्स दिए हुए हैं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस
ठीक है, तो हम इसमें से एक केस कर लेंगे, बाकी केस आप इनमें से रैंडमली और अटैम्प्ट कर लीजिएगा जस्ट टू प्रैक्टिस। ठीक, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर इज ए वेल्डेड जॉइंट लाइक दिस, टेंशन में एक बार है, वो पैरेलल वेल्ड हुई हुई एक सपोर्ट के साथ, दोनों साइड पे वेल्डिंग है, विच मीन्स ये वाली साइड भी वेल्डेड है और ये वाली साइड भी वेल्डेड है। एक साइड पे वेल्ड की लेंथ इज बी, दोनों वेल्ड के बीच में डिस्टेंस इज डी, डिस्टेंस पता है, वेल्ड का साइज एच है वो भी हमें पता है हर केस का, अलाउबल शेयर स्ट्रेस हर केस का हमें पता है। तो व्हाट वी नीड टू एक्चुअली फाइंड आउट इन दिस केस कि सिस्टम कितनी फोर्स बेयर कर सकता है। टू डू दैट बहुत सिंपल सवाल है, अलाउबल स्ट्रेस जब भी आपको पता होगा यू जस्ट नीड टू गो बैक एंड सर्च कि आप किसी भी केस का शेयर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। तो ये सिंपल टेंशन का केस था, टेंशन के केस में हमारे पास शेयर का फॉर्मूला बहुत सिंपल था, वी कैन यूज दैट फॉर्मूला डायरेक्टली हेयर। और इस केस में हमें एच भी पता है, एल इज द टोटल वेल्ड लेंथ, तो टोटल वेल्ड लेंथ इज एक्चुअली 2b, दोनों साइड पे b लेंथ है तो द टोटल लेंथ इज 2 times b। टाउ इज द अलाउबल शेयर मैक्सिमम वैल्यू, तो अगर मैं मैक्सिमम टाउ लिख दूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम फोर्स आ जाएगी। तो बहुत डायरेक्ट सवाल है, यू कैन जस्ट प्लग एवरीथिंग इन एंड कैलकुलेट कि आपके पास कितनी फोर्स अलाउबल है। हमारे पास एच मिलीमीटर्स में था, बी भी मिलीमीटर्स में था, उसको हमने कन्वर्ट करने के लिए टू मीटर्स, 10⁻³ 10⁻³ 2 दफ़ा लगाया, दैट बिकम्स 10⁻⁶। टाउ हमारे पास मेगा पास्कल में था, दैट बिकम्स 10⁻⁶। These two cancel out, you can solve everything, you get a result which is 49.49 kilonewtons। क्या चीज़ इसमें से पिक करनी है, एक केस था जिसमें आपको अलाउबल शेयर स्ट्रेस पता था। इस टाइप की प्रॉब्लम को जब भी अटेम्प्ट करना होगा यू विल नीड टू फॉर्मुलेट द शेयर स्ट्रेस ऑफ योर सिस्टम। उसका फॉर्मूला तो भी अगर बेंडिंग का केस है, टॉर्जन का केस है, कंबाइन करके प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर करके कंबाइंड टोटल शेयर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, उसको अलाउबल शेयर स्ट्रेस से कंपेयर कराना पड़ेगा टू गेट एनीथिंग यू वांट, वेदर यू वांट टू चेक के सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप सेफ जोन में हैं, या मैक्सिमम फोर्स कितनी है, या आपको कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी वेल्ड की टू सपोर्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड। तरीक़ेकार ये होगा, यू विल फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट कि आपके सिस्टम का टोटल शेयर स्ट्रेस क्या है एंड फ्रॉम देयर ऑन यू विल प्रोसीड। तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन एक्सपेक्ट। और क्या हो सकता है, इसी प्रॉब्लम की कंटिन्यूएशन में उन्होंने आगे डाटा दिया है, उन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ नोइंग द अलाउबल स्ट्रेस व्हाट इफ वी टेल यू कि आपके पास इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो वी हैव इलेक्ट्रोड्स। और इफ़ यू रिमेंबर हमने इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टीज़ पीछे देखी हुई थी, तो इफ़ वी नो द इलेक्ट्रोड प्रॉपर्टीज़ वी नो बेसिकली कि उसका यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी। बट मोर देन दैट वी हैव अ डिज़ाइन चार्ट अवेलेबल हेयर। कभी भी आपको किसी इलेक्ट्रोड यानी वेल्ड की स्ट्रेंथ को फोर्स के साथ रिलेट करना है, यू कैन डायरेक्टली जंप टू दिस डिज़ाइन चार्ट विच इज़ अवेलेबल टू अस। ठीक है, इसमें आपके पास इलेक्ट्रोड के जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं दे आर मेंशन्ड हेयर। सो दिस इज़ E70 तो 70 के अंदर हम वी कैन लुक। ठीक है, अगर मैं पहले केस की बात करूँ तो वील फोकस ऑन द फर्स्ट केस, हम 9-1 अटैम्प्ट किया था, तो वील फोकस ऑन द केस जिसका रेफरेंस प्रॉब्लम 9-1 है, तो वी आर फोकसिंग ऑन 9-5 विच इज़ E7010। तो इलेक्ट्रोड हमारे पास इज़ E7010। इसकी जो मेरे पास अलाउबल यूनिट फोर्स ऑन द फिलेट वेल्ड है, दिस इज़ इन किलो पाउंड्स पर इंच, दैट इज़ 14.85 H। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ये पूरा डिज़ाइन चार्ट यूनिट टू रिमेंबर इज़ इन इम्पीरियल यूनिट्स, दिस वर्क्स विद PSI, किलो पाउंड्स, इंचेस। ठीक है, एवरीथिंग इज़ इन इम्पीरियल यूनिट्स। पहले क्वेश्चन का जो डाटा है दैट इज़ इन SI units, you need to do some sort of conversion, but there is a complication involved. You can't just convert this unit directly। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फोर्स आ रही है that force involves a parameter H। अब ये जो पूरी टर्म है, this term is in kilo pounds per inch, but H needs to be inserted in terms of inches। ये एक्सपेक्ट फार्मूला ये कर रहा है कि आप 14.85 के साथ इंचेस को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास h की वैल्यू 5 mm है। इन ऑर्डर टू गेट दिस मैग्नीट्यूड राइट वी नीड टू प्लग इन दिस 5 mm इनटू द फार्मूला इन इंचेस, बिकॉज ये जब भी कोई कांस्टेंट टर्म किसी
इक्वेशन के अंदर होती है इस कांस्टेंट टर्म का अपना कोई ना कोई यूनिट है. इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दैट यूनिट द वेरिएबल्स नीड टू बी इन द करेक्ट यूनिट्स एज वेल. तो एच का यूनिट इस केस में इंचेस होना ज़रूरी है. वी नीड टू मेक श्योर ऑफ दैट. तो हमने 5 mm को इंचेस में कन्वर्ट करके प्लग इन कर दिया. सो वी गेट आवर small f which is the allowable shear force, allowable unit force per length basically. तो आपके पास दैट कम्स आउट टू बी 2.923 किलो पाउंड्स पर इंच. अब हमारे पास केस आसान है. हम किलो पाउंड्स को किलो न्यूटन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंचेस को mm में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड दैट कन्वर्जन इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू कैन गूगल दिस फैक्टर के 1 किलो पाउंड में कितने किलो न्यूटन्स होते हैं और 1 mm में कितने इंचेस होते हैं. दैट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. कन्वर्ट दीज टू थिंग्स. ठीक है, तो किलो पाउंड की कन्वर्जन के लिए हमने किलो न्यूटन पर किलो पाउंड से मल्टीप्लाई करा है. इंचेस की कन्वर्जन के लिए हमने mm पर इंच से मल्टीप्लाई करा है. एंड वी कैन कन्वर्ट दिस एंटायर थिंग to this factor. Now this is now available to you. If you can refer to this if you have any confusion, if you ever need to use this design chart for SI units, this is the sort of conversion you will need to handle, which is now available to you. And since all our assessments are going to be open book, open slides anyway, so this is available to you. You can always refer to this. Question इस पॉइंट पे आके हमारे लिए बेसिकली ख़त्म हो गया. तो हमें पता ये चला कि पर यूनिट लेंथ द अलाउबल फोर्स इज 0.5119 किलो न्यूटन पर mm. टोटल लेंथ इज 2b which is 100 mm. Multiply small f with L, the allowable force comes out to be 51.19 किलो न्यूटन्स. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. कोई मेजर डिफ़िकल्टी नहीं है इस चीज़ में. इस पूरे सवाल की जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आपने यूनिट कन्वर्जन ठीक से करनी है. इफ़ यू मैनेज दिस थिंग राइट यू आर गुड टू गो. डिफरेंस क्या है इस सवाल और पिछले सवाल. पिछले सवाल में हमें अलाउबल स्ट्रेस shear stress given था. we did not concern ourselves with the material कि कौन सा मटेरियल. हमें डायरेक्टली अलाउबल स्ट्रेस पता था तो हमने shear stress निकाला, उसको कंपेयर करा लिया. राइट. in many cases what you will find is कि हम जो अगला सवाल अभी देखने लगे हैं उसके अंदर हमें इलेक्ट्रोड का मटेरियल भी गिवन होगा, हमें हो सकता है इस बार का मटेरियल भी गिवन हो, सपोर्ट का मटेरियल भी गिवन हो. 3 डिफरेंट मटेरियल्स हैं, सबकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स होंगी, सबके रेफरेंस से कोई ना कोई अलाउबल स्ट्रेस निकल के आ रहा होगा. तो वी विल नीड टू लुक फॉर ऑल द मटेरियल्स इन सम सिस्टमैटिक वे. और हमें पता ही चलाना होगा कि हमारे पास टी अलाउबल एक्चुअली कंबाइंड सिस्टम में कितना है. जो सबसे कम अलाउबल shear स्ट्रेस होगा हम उसको कंसिडर करके सॉल्व कर लेंगे. तो whatever minimum allowable stress we have we can use that. Once we find that out so we can then use the procedure similar to the last problem. ये वाला जो डिज़ाइन चार्ट वाला मेथड है दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल टू वेल्ड मेटल्स. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड की स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हुए बनाया गया कि इलेक्ट्रोड का जो वेल्ड है, मेटल जो है इलेक्ट्रोड का, वो कितनी फोर्स बेयर कर सकता है. दैट्स इट. You can use this design chart for two three purposes basically. ये चेक करने के लिए कहीं आपकी फोर्स अलाउबल से ज़्यादा तो नहीं है, ये चेक करने के लिए कि आपका डिज़ाइंड जो जॉइंट है वो कितनी फोर्स बेयर कर सकता है. प्लस यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि सर्टन लोड बेयर करने के लिए आपको कितनी लेंथ पे वेल्डिंग करनी पड़ेगी. मे बी इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वेल्ड द एंटायर साइड्स. मे बी जो आपकी लोड आपने बेयर करना है वो आधे वेल्ड पे काम चल जाए. तो यू कैन फाइंड दैट आउट एज वेल. ठीक है, तो 3 डिफरेंट काम इस डिज़ाइन चार्ट की हेल्प से आप कर सकते हैं. होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर. सो लेट अस मूव ऑन टू आवर प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से हम एक प्रॉब्लम पिक करके सॉल्व करेंगे. यू कैन अटेम्प्ट द अदर वंस इफ यू वांट. आई रिकमेंड यू अटेम्प्ट एटलीस्ट वन ऑफ देम. डिफरेंट डाटा होगा, प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम होगा. यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस थिंग. कह रहे हैं कि एक स्टील बार है आपके पास, उसकी थिकनेस h है. so the thickness of this steel bar is h is to be used as a beam. तो ठीक है, this is acting as a beam. इसके अंदर एक फोर्स बेंडिंग करा रही है. ठीक, और आपने एक वेल्ड फिलेट वेल्ड यहाँ पे किया हुआ है. अगेन एरो के दोनों साइड पे फिलेट वेल्ड का सिंबल है, विच मीन्स दिस साइड इज वेल्डेड एंड वी हैव दिस साइड वेल्डेड एज वेल. सही है. अब
व्हाट डू वी फर्स्ट नीड टू आंसर, जो पार्ट ए और बी है वो तो बात की बात है। सबसे पहली बात ये है कि जब बीम की बेंडिंग हो रही होती है तो वी हैव टू पॉसिबल केसेस, योर वेल्ड कैन आइदर बी इन टॉर्जन और योर वेल्ड कैन बी इन बेंडिंग एज वेल। जो आपका वेल्ड वाला पार्ट है, ठीक है, जो फिलेट वेल्ड है, वो कैसे देखते हैं, यू सर्च के आपके पास जो भी वेल्ड की प्लेन है, जिस प्लेन के अंदर आपकी वेल्ड ज्योमेट्री बनी हुई है। वेल्ड ज्योमेट्री से मेरा मतलब है कि अगर मैं वेल्ड की पूरी लाइन ट्रेस करूँगा, किस लाइन पे वेल्डिंग हुई हुई है, वो लाइन अगर उसी प्लेन में है जिस प्लेन में बीम की डिफ्लेक्शन हो रही है, देन यू हैव अ केस ऑफ टॉर्जन। अगर the plane in which your weld geometry can be drawn, weld pattern can be drawn, वो अगर आपकी beam deformation की plane के normal है, then you have a case of bending। तो in this case हमारे पास welding की जो pattern है वो क्या है, हमारे पास welding का pattern यहाँ पे है, तो this here is welded, in this right here is welded as well, ठीक है। तो this plane which is your screen is the plane in which the weld pattern can be drawn। Similarly इसी plane के अंदर your beam is deflecting as well। तो this shows कि आपकी जो deformation हो रही है beam की और जो आपका weld का pattern है, both are in the same plane, तो this is the case of torsion। तो this is a case in which we have to consider the formulas for torsion। टॉर्जन का केस हमने डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है, हमारे पास सारे फार्मूलाज अवेलेबल हैं, आपके पास रेफरेंस के लिए सारे फार्मूला असेसमेंट के टाइम पे भी अवेलेबल होंगे। यू कैन ऑलवेज रेफर टू द न्यूमेरिकल एंड सी के क्या तरीक़ेकार था उसको फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो व्हाट एल्स डू वी नीड टू कंसीडर, वी नीड टू कंसीडर टॉर्जन के केस में हमें ये देखना था कि देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड पैटर्न्स। इफ़ यू रिमेंबर हमने इस तरह के टेबल्स देखे थे टॉर्जन के लिए भी और बेंडिंग के लिए भी। व्हाट डू दे रेफर टू, दे जस्ट रेफर टू कि किस पैटर्न में आपके पास वेल्डिंग हुई है, उससे हम सर्टेन पैरामीटर्स निकालते हैं जो कि हम shear स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या पैरामीटर्स निकालने हैं, हमें एरिया निकालना है, टोटल थ्रोट एरिया ऑफ द वेल्ड, हमें यूनिट सेकेंड पोलर मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है। दिस यूनिट कैन बी कन्वर्टेड टू द एक्चुअल बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस थिंग विद योर थ्रोट साइज विच इज सिंपली 0.707 H, ठीक है। इसके अलावा हमें सेंट्रॉइड की लोकेशन भी पता चल जाती है। जो भी आपकी वेल्डिंग हुई हुई है, इस पूरी वेल्डिंग का सेंट्रॉइड क्या है। तो अब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं विच इज़ दिस केस राइट हेयर। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर अ फ्यू थिंग्स हेयर। आपकी फिगर में जो डी और बी हैं दे आर एक्चुअली इनवर्स ऑफ व्हाट इज़ अवेलेबल इन द टेबल, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना है टेबल, जस्ट डोंट गो फॉर के डी की वैल्यू प्लग इन कर दी, बी की वैल्यू प्लग इन कर दी। लुक एट द प्रॉब्लम, ठीक है। आपके केस में एक साइड पे वेल्ड की जो लेंथ है दैट इज बी, इस टेबल के अंदर दैट लेंथ इज डी। तो फॉर अस दिस डी इन द टेबल इज एक्चुअली आवर बी, और जो दोनों वेल्ड की लाइंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस आपके केस में डी है और इसके अंदर वो डिस्टेंस बी है। ऑल्दो हमारे पास ये दोनों डिस्टेंसेस 50-50 हैं, बट दैट इज नॉट नेसेसरीली गोइंग टू बी ट्रू एवरी सिंगल टाइम। यू हैव टू बी केयरफुल कि आप ये नहीं देखें कि पैरामीटर डी और बी है, आपने ये देखना है कि एक पैरामीटर है जो कि एक साइड पे वेल्ड की लेंथ को शो कर रहा है, दूसरा पैरामीटर इन दोनों लाइनों के बीच के गैप को शो कर रहा है, सही। तीसरा पैरामीटर इज एच विच इज अ वेल्ड साइज, इट इज 5 mm गिवन टू अस, ठीक हो गया। तो इफ वी नो ऑल ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट ए, वी कैन फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ जी which in our case since B and D both are 50, this is actually at the middle of the square, so we have a square of 50 by 50 square, इसके बीच में there is our center G, इसका ये डिस्टेंस भी 25 है और इसका ये डिस्टेंस भी 25 mm है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस, ठीक है। जे यू भी निकल सकता है, बी और डी हमें पता है बोथ आर 50, प्लग देम इन, डी की वैल्यू प्लग इन करें, बी की वैल्यू प्लग इन करें, जे यू आ जाएगा। एच हमें पता है 0.707, एच से इसको मल्टीप्लाई करें, यू आर गोइंग टू गेट योर
J as well. If you remember, हमने बेंडिंग के केस में और टॉर्जन के केस में दो तरह के shear stress की बात की थी. We talked about a primary shear stress, which is due to the shear force that we have here. ठीक है, जब भी फोर्स अप्लाई हो रही थी जॉइंट के ऊपर, you are going to get two reactions. You are going to get a reaction of a force which is our shear force V, and you're going to get a bending moment reaction which is our moment M here. सही है. तो primary shear is due to the shear force V. Shear force V है, this if you consider summation Fi equals to 0, this V is going to be equal to F. Simple case. ठीक है. A टेबल से निकल के आएगा, so it is 1.414 times H times D. सही है, ये पता चल गया. We can actually solve everything here in terms of F. We get a value in terms of F. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि आप कितनी फोर्स बेयर कर सकते हैं. That was a question. I actually did not discuss that point because I went into the geometry thing. क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ ये है कि what is a safe bending force F. तो F is unknown to us. पहले क्वेश्चन में जैसे use the allowable stress given to us. Part B के अंदर they say कि if we know the material of the weld, we know the material of the bar, and we know material of the support, then how much force we can bear. इसका मतलब है पार्ट बी के अंदर में allowable stress actually calculate करना पड़ेगा. ठीक है, तो let's go back. तो we were here, we had calculated the primary shear, and there is a secondary shear as well. Secondary shear is due to the moment, it's mr upon j. It's actually tr upon j. This bending moment for the welds is actually causing torsion. M is FL, F times L. L किधर से measure होता है? L needs to be measured from your G. So this distance is given in the question as 150 mm. ठीक है, this one is 25 mm. We just saw it because it is at the center of 50 mm. तो 25 mm एक साइड का डिस्टेंस है, तो टोटल L is 175 mm. F unknown है, L पता है. R के बारे में we don't know what R is, so we need to talk about that. J टेबल से आ जाएगा. ठीक है, R ये होता है कि जिस भी पॉइंट पे आपने मोमेंट, जिस पे shear stress निकालना है उसका G से कितना डिस्टेंस है. ठीक है, तो if we have this case, this is your G, the distance from here to here, this is R. Since we are talking about strength, so we need to talk about the maximum shear stress. So we will not discuss R of a point inside here. We will not discuss a point here as well. We want to search for the points जिनका R maximum. ठीक है, तो those points are actually these 4 points for us. A, B, C, D. इन सब का R बराबर है और इन सब का R maximum. ठीक है, तो J निकाल सकते हैं हम. All 4 corners have the same value of R. ठीक है, which means since F is same, L is same. ठीक है, 175 mm. J just depends on the geometry. Point to point change नहीं होता. J is same, R is same. So secondary shear is same for all the 4 corners A, B, C, D. By the way, हमने R कैसे निकाला है? R निकालने के लिए we know that this distance from G to A is 25 and 25. So this side is actually 35.355 mm. सही. सेकेंडरी शेयर निकाल लें इन टर्म्स ऑफ F. आ जाएगी आपके पास को वैल्यू. हमने क्या क्या प्लग इन किया? हमने L प्लग इन कर दिया, हमने R प्लग इन कर दिया, हमने J प्लग इन कर दिया. वी नीड टू रिमेंबर वन मोर थिंग. हमने यहाँ पे mm में डाटा को मेंटेन किया है, सारी लेंस को हमने लेंस को मीटर में चेंज नहीं किया. दिस इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस मैग्नीट्यूड्स. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स. ठीक है, आ जाएगा ये वाला पॉइंट. जस्ट रिमेंबर कि हम सारी लेंस को मिलीमीटर में लेकर चल रहे हैं, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी नीड टू कंसिडर एवरी टाइम. नाउ ऑल्दो प्राइमरी शेयर सेम है सबका, सेकेंडरी शेयर का मैग्नीट्यूड सेम है सबका, बट द कंबाइंड शेयर, द टोटल शेयर कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. अब इस बात को समझने के लिए वी नीड टू ड्रॉ आवर वेल्ड. ठीक है, तो हमने ABCD के साथ हमने वेल्ड की बेसिक ज्योमेट्री बना ली. प्राइमरी शेयर इज इजी. Primary shear is in the direction of V. So if your V is directed upwards, primary shear is directed upwards at every point.
but your secondary shear is actually perpendicular to R and it is in the sense of rotation of M. अगर M counter clockwise rotate कर रहा है तो this is sort of in that same rotation direction. अगर ये downward होता तो ये भी downward होता. ठीक है. Now अब क्या इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि अब आपके पास एक सेकेंडरी शेयर है जो कि x या y की डायरेक्शन में नहीं है, एक एक्स वाई प्लेन के अंदर है, विच मीन्स इट हैज टू कंपोनेंट्स, एक्स भी कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट भी है. इन ऑर्डर टू ऐड टॉप प्राइम एंड टॉप डबल प्राइम in terms of vectors, we need to add the x components together, we need to add the y components together, and then we take the vector sum. ठीक है, तो हम उनको पाइथागोरस थ्योरम से ऐड करा देंगे, we get the magnitude. Same thing we can do at point B as well. पॉइंट बी पे फर्क क्या पड़ा? पॉइंट बी पे जो सेंस ऑफ रोटेशन बन रही थी एम की, दैट इज कॉजिंग टॉट डबल प्राइम टू बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स बिकॉज इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू आर, एंड बिकॉज एम इज रोटेटिंग लाइक दिस टेंडेंसी इज कॉजिंग टॉट डबल प्राइम टू बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स. ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट भी है इसका, वाई कॉम्पोनेंट भी है इसका. Primary shear is still acting upward. Now these two cases are now actually different. सही है, एक में tau double prime y and tau prime are in the same direction. इस केस में tau double prime y and tau prime are in opposite directions. तो अगर मैं point B के लिए tau निकालूंगा तो y components, since they are in opposite direction, we are taking a difference here, double prime और double prime y का और single prime का. ठीक है, ए के ऊपर ऐसा नहीं है, ए के ऊपर टॉ वाई डबल प्राइम और टॉ प्राइम बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो दे आर सिंपली एडिंग टुगेदर. इन दोनों में से बड़ा मैग्नीट्यूड इसका होगा, सिंस वी आर स्क्वायरिंग देम एनीवेज, तो ओनली द मैग्नीट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज गोइंग टू बी लार्जर देन दिस, क्योंकि इसमें आप डिफरेंस ले रहे हैं दो क्वांटिटीज का. ठीक है, both of these are positive quantities because हमने directions यहाँ पे already consider करी. It is not like a top prime can be negative, it cannot. ठीक है, अगर v की डायरेक्शन चेंज होगी तो m की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, तो दोनों चीजें चेंज होंगी. सही. Anyways, the maximum value of tau is this one, and you can check at point C and D as well. A is going to have the same results as D, and C is going to have the same results as B. You can draw similar cases at C and D, and I recommend you to try this because you are going to need to do this when you attempt problems like this. Anyways, this is the maximum value that we have. तो जब भी मुझे, अब हमने क्या बात की थी, जब भी मुझे शेयर स्ट्रेस को यूज़ करना होता है स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए, तो मुझे अपने सिस्टम के लिए जो भी तरीक़ेकार है शेयर स्ट्रेस निकालने का वो फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, so in this case for torsion we had a method to calculate the value of the shear stress, which was we calculated primary shear first, then secondary shear, and finally we combined them using Pythagoras theorem to get the total shear in the system. अब ये जो shear है इसमें मुझे top prime भी पता है, top double prime भी पता है, xy components नहीं पता, but we can find them out since we know कि हमारे पास जो स्क्वायर बन रहा है ये सेंटर में है G, तो दिस एंगल दैट वी हैव इज 45 डिग्रीज, सो दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्रीज. ठीक है, तो x component is simply tau double prime cos 45 and this is tau double prime sin 45. ठीक है, tau double prime और tau prime की पास वैल्यूज हैं, तो वी कैन जस्ट प्लग देम इन, and if we do that we can find everything in terms of f. मैंने दो काम किए हैं, टॉ डबल प्राइम और टॉ प्राइम में से f कॉमन लेके बाहर लिख दिया, और 10⁻³ भी दोनों में आ रहा था, वो भी कॉमन लेके बाहर लिख दिया. whatever I have inside I can solve, तो I can basically find out my tau in terms of f. Now this is starting to look like a problem which is similar to problem 1 that we discussed. हमने टॉ निकालने का मेथड को थोड़ा सा चेंज किया है, बट एट द एंड वी हैव अ सिमिलर केस. तो हमारे पास एक टॉ आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एफ, हमारे पास एक अलाउबल टॉ भी है, तो वी कैन सिंपली कंपेयर आवर अलाउबल shear stress with this value and find out
what is the maximum force we can bear. सही है. अब तो ये बात तो यहाँ तक तो डायरेक्ट से हमने सिर्फ टाउ अलाउबल को रिप्लेस किया टाउ में और वी फाइंड दिस आउट. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर है विच इज़ रिलेटेड टू दैट थिंग दैट वी सेड अर्लियर कि हमने सारी डायमेंशंस मिलीमीटर में ली हैं. हमने यहाँ पे 140 मेगा पास्कल का 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 6 नहीं लिखा. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि whenever we are dealing with newtons and millimeter square, Newton per millimeter square is actually megapascals. Since this thing is already Newton per millimeter squared, ये जो आंसर आ रहा है दिस आंसर इज ऑलरेडी इन मेगापास्कल. ठीक है, तो अगर आप मिलीमीटर्स में डायमेंशन लेके चल रहे हैं तो फिर आपने टाउ को मेगापास्कल के अंदर रखना है. आप पास्कल में कन्वर्ट नहीं करेंगे. अगर आप पास्कल के अंदर रख रहे हैं तो आपने सारी डायमेंशंस को, सारी लेंथ्स को मीटर्स में रखना. ठीक है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच यू नीड टू कंसिडर. इफ यू मिस दिस थिंग ऑल योर आंसर्स आर गोइंग टू बी रॉन्ग. ठीक हो गया. पार्ट ए इज डन. पार्ट बी पे आते हैं. पार्ट बी करना है एंड देन वी आर एक्चुअली डन विद दिस न्यूमेरिकल एंड वी आर डन विद दिस टॉपिक एज वेल. सो लेट्स सी व्हाट पार्ट बी इज. पार्ट बी हमें ये कह रहा है कि हमने अगर instead of knowing an allowable stress, if I tell you कि इलेक्ट्रोड क्या है, बार किस मटेरियल की बनी हुई है और सपोर्ट किस मटेरियल की बनी हुई है, then what is the maximum force we can bear. ठीक है. There are few statements written here, वो मैं बोल भी देता हूँ बट वो जस्ट स्लाइड्स में कंप्लीटनेस के मैंने लिख दी हैं. जिससे बेसिकली कि हमारे पास जो भी शेयर स्ट्रेस का एरिया होगा ना फॉर द बेस मटेरियल्स that is going to be larger than the throat area. हमारे पास actually what is the weld shape? This is the weld shape, right? और हम कहते हैं कि हमारे पास minimum एक एरिया आ रहा है. ठीक है, this is our throat area. ठीक है, ये हमारा throat area है और अब इस throat area में सारी कैलकुलेशंस करते हैं वेल्ड की. मिनिमम एरिया के ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेसेस प्रेडिक्ट होते हैं, हमारे रिजल्ट्स कंजर्वेटिव रहते हैं. When we talk about our support, the supports are connected on this side and this side. The bar and the support are connected here. So their shear stress area is actually larger than the throat area. Which means in reality, जो हमने relationship भी drive की है tau और f की, that is not applicable to the support and the bar. But in order to make our life easy and to get very conservative results, we use the throat area for these. और throat area यूज करने का हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? throat area यूज करने का हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि हम अपनी टाउ की एक्सप्रेशन चेंज नहीं करनी पड़ी. एंड यू कैन कंटिन्यू टू यूज दिस लॉजिक इन योर प्रॉब्लम्स एज वेल. ठीक, तो टाउ की सेम एक्सप्रेशन यूज होगी. दैट्स गुड फॉर अस. वी डोंट नीड टू डिराइव व्हाट इज टाउ फॉर द बेस मटेरियल सपोर्ट, व्हाट इज टाउ फॉर द बार. सेम है, वी कैन कंटिन्यू टू यूज दैट. What do we need to do? Missing क्या है? Missing ये है कि अब हमारे पास ये टाउ अलाउबल एप्लीकेबल नहीं है. दिस इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल इन दिस केस. ठीक, हमें टाउ अलाउबल निकालना. तो आवर जॉब इज टू फाइंड टाउ अलाउबल. दिस टेबल इज गोइंग टू हेल्प अस. ये टेबल में क्या बता रहे हैं? टेबल में बता रहा है कि जब शेयर की बात हो रही होती है फिलेट वेल्ड में, तो वेल्ड के अंदर द परमिसिबल स्ट्रेस इज 0.3 SUT. और जो बेस मटेरियल्स हैं, आपके बेस मेटल्स हैं, उनके अंदर द शेयर स्ट्रेस इज 0.4 SY. ठीक है, तो आपके पास फॉर वेल्ड इज 0.3 SUT और बार और सपोर्ट के लिए इट इज 0.4 SY. ठीक हो गया. हमें पता चल गया वेल्ड के लिए और बार और सपोर्ट के लिए क्या है. मटेरियल प्रॉपर्टीज हमें देखनी पड़ेंगी. वेल्ड की मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास टेबल अवेलेबल है चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोड का उससे मिल जाएंगी. E7010 की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. और आपके पास अपेंडिक्स के अंदर एक टेबल है जिसके अंदर आप ANSI नंबर प्लग इन करके यू कैन फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन स्टील. तो उधर से आप 1020 और 1015 हॉट रोल्ड स्टील्स की, HR स्टील्स की प्रॉपर्टी निकाल लीजिए. यील्ड स्ट्रेंथ चाहिए फॉर द टूल स्टील्स और टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए फॉर द इलेक्ट्रोड. वंस वी डू दैट देन वी कैन फाइंड आउट कि मेरा वेल्ड से कितना अलाउबल स्ट्रेस निकल के आ रहा है, मेरा बार से कितना अलाउबल स्ट्रेस निकल के आ रहा है,
और मेरा सपोर्ट से कितना अलाउबल स्ट्रेस निकल के आ रहा है। तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज दिस इज द लिमिटिंग फैक्टर। इससे ज़्यादा मुझे स्ट्रेस को नहीं लेके जाना, तो आई एम गोइंग टू लिमिट माई सेल्फ टू दिस। दिस मीन्स कि आई कैन यूज द सेम फॉर्मूला विच आई यूज इन पार्ट ए, but instead of using tau allowable 140 megapascal, now I'm using 76 megapascals. ठीक है, the force is coming out to be lower, 3.29 kilonewtons. But what we have done is, what you're noticing in this topic is the methods are very approximate, they're very direct. You're trying to make your life easy by making conservative guesses. उसकी वजह ये है कि वेल्ड के लिए we do not have very good models. तो even if we perform very complicated calculations, you will not be sure whether your results are okay or not. ठीक है, तो instead of doing complicated calculations and still trying to get conservative results, we simplify our calculations और उनके साथ we can make conservative estimates and that gives us results which are good enough for design purposes. ठीक है, तो this is basically it. तो we are actually done with this topic. Try to work this out, इसको करें साथ साथ and be prepared for a quiz by the end of the week. I'll announce it in an LMS announcement और अगली क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, but we are going to have a quiz this week since we are done with this topic. ठीक है, साथ में I'll upload the assignment as well. सही, तो let's end this here and inshallah on Wednesday we'll have a live session. Thank you. Assalamu alaikum.